हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सोशल साइंसेज विद पाठक सर। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा द इंसिडेंट्स ऑफ 14 जुलाई 1789, जिसमें हमने देखा कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन्हें बास्तिल फोर्ट को इसलिए तोड़ दिया कि वो खुद की मिलिशिया बनाना चाहते थे, खुद की आर्मी बनाना चाहते थे। फिर हमने क्या देखा? हमने फ्रांस की सोसाइटी को देखा कि सोसाइटी किस प्रकार से डिवाइड थी। फिर हमने लुई 16 के बारे में पढ़ा। तो जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था उसका नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे फिर से रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट के थ्रू आप दोबारा हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। The population of France rose from about 23 millions in 1715 to 28 million in 1789। यहाँ पे बता रहा है कि जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो क्या होने लगी? इंक्रीज होने लगी। एग्जाम्पल के लिए बताया है कि 1715 में यानी 1715 में जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो 23 मिलियन थी, और 1789 आते आते क्या हो गया? जो पॉपुलेशन था और भी इंक्रीज हो गया। दिस लेड टू द रैपिड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। जैसा कि आप जानते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो उन्हें खाने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। और इसके लिए क्या साथ साथ बढ़ा? जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा वैसे वैसे द डिमांड इंक्रीज ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स का भी डिमांड क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। और जितना डिमांड था उसके पेस मीन्स होता है इक्वल, उसका जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन्स का वो उसके इक्वल नहीं था। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल फूड डाइड इन मेजोरिटी रोज रैपिडली। कह रहा है कि जो स्टेपल फूड था, स्टेपल फूड होता है बेसिक फूड, मतलब जो लोग वहाँ खाते थे ब्रेड, उसका भी प्राइस क्या होने लगा? ब्रेड का प्राइस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होने लगा। मोस्ट वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयड एज लेबरर इन वर्कशॉप, दोज ऑनर फिक्स देयर वेजेस। कह रहे कि मैक्सिमम जो वर्कर्स हुआ करते थे वो क्या करते थे? वो वर्कशॉप में काम किया करते थे। तो वर्कशॉप में उनका जो वेज था, उनकी जो मजदूरी थी वो क्या थी? फिक्स थी। दाम बढ़ता जा रहा था लेकिन मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ रही थी। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। वाइडेंड मतलब समझते हैं, वाइड से मीनिंग है कि ये जो अमीर और गरीब की जो दूरी थी, जो उनके बीच का डिफरेंस था वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। मतलब उनके बीच की जो खाई थी और भी चौड़ी हो गई। थिंग्स बिकेम वर्स whenever drought or health reduce the harvest। कह रहे कि यह जो सिचुएशन था इंक्रीज ऑफ फूड ग्रेन्स, प्राइस इंक्रीज ऑफ फूड ग्रेन्स, वो क्या हो जाता था? वर्स मीन्स होता है वेरी बैड, वो और भी बैड हो जाता था जब कभी भी ड्राउथ या हेल्थ मीन्स होता है जब कभी मतलब बर्फबारी हो जाती थी या जब कभी सूखा पड़ जाता था, तो उस समय जो सिचुएशन थी फ्रांस की वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। दिस लेड टू द सब्सटेंस क्राइसिस। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सब्सटेंस क्राइसिस, बुक में इसका मीनिंग दिया है, आप इजी वे में समझ सकते हैं। स्केरिटी ऑफ फूड एंड वाटर, मतलब आदमी को फूड और वाटर की जब कमी होने लगती है, ऐसा सिचुएशन होता है जिसकी वजह से लोग मरने लगते हैं, तो इस सिचुएशन को सब्सटेंस क्राइसिस कह सकते हैं। तो कह रहे कि जब ऐसा सिचुएशन हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गया और प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, जो मजदूर थे उनकी मजदूरी सेम थी, फिक्स थी, उसमें इंक्रीजमेंट नहीं हुई, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? सब्सटेंस क्राइसिस। लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। सम थिंक दैट अक्योर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम। और ये कह रहा है कि यह जो सिचुएशन था कि फूड की कमी हो जाना या बैड हार्वेस्ट हो जाना, ये कॉमन थी ओल्ड रिजाइम में। ये एक फ्रिक्वेंटली मीन्स होता है प्रायः, प्रायः ऐसा देखने के लिए हमें फ्रांस में मिलता था, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। तो सिचुएशन ऐसे थी कि लोगों को खाना भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे एक ग्राफ दिया है,
हाउ टू सब्सटेंस क्राइसिस हैपन, देख सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू कि यहाँ पे दिया है बैड हार्वेस्ट से क्या हो गया, गैप हो गया, प्रोडक्शन नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ, पुअरेस्ट कैन नॉट लॉन्गर बाई ब्रेड, जो गरीब थे, सबसे गरीब लोग, वो ब्रेड नहीं खरीद पाते थे। रिजल्ट क्या होता था, डिजीज एंड एपिडेमिक, बीमारियाँ इंक्रीज होती थी और लोगों का लार्ज स्केल पर डेथ होता था। ठीक है, तो ये था सब्सटेंस क्राइसिस। सब्सटेंस क्राइसिस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार और बता देते हैं कि 1715 में जो पॉपुलेशन थी 23 मिलियन थी, 20 और वही 1789 में बढ़ के 28 मिलियन हो गई। फूड ग्रेन का डिमांड भी इंक्रीज हुआ लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ। रिजल्ट क्या हुआ, फूड के प्राइस इंक्रीज हो गए। वेज भी फिक्स थे, लोगों को मजदूरी में इंक्रीजमेंट नहीं मिला। कभी कभी ड्राउट और हेल हो जाता था, मतलब कभी बर्फ़ गिर जाता या सूखा पड़ जाता था, हार्वेस्ट नहीं होता था। और इन सिचुएशन में क्या होता था, सब्सटेंस क्राइसिस, मतलब खाना और पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे ग्रोइंग अप मिडिल क्लास इनविसेस एंड द एंड ऑफ प्रिविलेज, मतलब किस प्रकार से एक नए सेक्शन ऑफ सोसाइटी का जन्म हुआ। कुछ लोग आए और उन्होंने एक मिडिल क्लास बनाया और जो उन्होंने इमेजिनेशन किया कि ये जो प्रिविलेज मिले हुए हैं फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के, ठीक है, उन्हें किस प्रकार से क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। यहाँ पे दिया है इनविसेज मीन्स हिंदी में होता है विचार करना। एक मिडिल क्लास ग्रो हुआ और उसने विचार किया कि कैसे ये जो प्रिविलेज है उसे हटाया जाए। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। इन द पास्ट पीसेंट एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट अगेंस्ट द इंक्रीजिंग टैक्स एंड फूड स्केरिटी। कह रहे पिछले समय में जो किसान हुआ करते थे, वर्कर्स हुआ करते थे, वो किस लिए प्रोटेस्ट करते थे, फूड ग्रेन्स की स्केरिटी की वजह से या इंक्रीजिंग टैक्स, मतलब जब कभी टैक्स इंक्रीज करता था राजा या फूड ग्रेन्स नहीं होता था, फूड की कमी होती थी तो लोग प्रोटेस्ट करते थे। बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर दैट वुड ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। लेकिन इनका जो ये प्रोटेस्ट होता था वो इस लेवल का नहीं होता था कि वो क्या कर सके, वो कुछ चेंजेज ला सके। दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद द थर्ड स्टेट हु हैड बिकेम द प्रॉस्पेरियस एंड हैड टू द एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडिया। तो कह रहे कि कुछ ऐसे थर्ड स्टेट में कुछ ऐसे भी लोग थे जो एजुकेटेड थे और उन्होंने नए नए आइडियाज़ को, प्रॉस्पेरियस थे और एजुकेटेड थे, उन्होंने नए नए आइडियाज़ को डेवलप करना शुरू कर दिया। द 18th सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप टर्म्ड एज मिडिल क्लास। कह रहे कि 18th सेंचुरी में एक नए सोशल ग्रुप का जन्म हुआ जिसे हम मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं। Who earn their wealth through the expanding overseas trade from the manufacturer of the good such as woolen and silk textile that were either exported to brought by the richer member of society। यहाँ पे ये बता रहे कि 18वीं शताब्दी में कुछ ऐसे लोग थे जो ट्रेड के थ्रू, ट्रेड माने व्यापार, वुल एंड, यहाँ पे बता रहे हैं कि वुल एंड सिल्क मतलब रेशम और ऊन के व्यापार के थ्रू एक्सपोर्ट आर ब्रॉड बाय द रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते थे जिससे उन्होंने क्या कर लिया, कुछ पैसा अर्न कर लिया। ठीक है, इन एडिशन टू द मर्चेंट एंड द मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशनल सच एज द लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। कह रहा है कि ट्रेडर्स, मर्चेंट के अलावा जो थर्ड स्टेट था उसमें लायर्स भी हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी हुआ करते थे। ऑल ऑफ दीज वी आर एजुकेटेड, ये सभी लोग क्या थे, एजुकेटेड थे, एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय द बर्थ। कह रहे कि जो एजुकेटेड पीपुल थे थर्ड स्टेट के, उनका मानना ये था कि किसी को भी बाय बर्थ कोई प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। प्रिविलेज आई होप आपको पता होगा, प्रिविलेज मीन्स होता है डिस्काउंट, मतलब जो उन्हें विशेष अधिकार मिले हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को वो नहीं मिलना चाहिए। ये जो मिडिल
मिडिल क्लास ग्रो हुआ। मिडिल क्लास कौन थे आप बता सकते हैं? ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन हु अर्न मनी थ्रू ओवरसीज ट्रेड, दे आर फ्रॉम ए मिडिल क्लास एंड देयर आइडियोलॉजी इज दैट देयर हैव नो एनी प्रिविलेज गिवन बाय द बर्थ टू फर्स्ट स्टेट। किसी भी व्यक्ति को उसके बर्थ के बेस पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए। रेदर ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। और उन्होंने क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, उनके मेरिट के आधार पे काउंट करना चाहिए कि उसकी क्वालिटी, मेरिट मतलब होता है क्वालिटी, कि उनकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, एबिलिटी, क्वालिटी वही बोल सकते हैं कि उनकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी के बेस पे ये डिस्काउंट मिलना चाहिए। दीज आइडियाज इन विसेजिंग ए सोसाइटी बेस्ड ऑन द फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, और इस पे चर्चा होने लगी। इन रिसर्चिंग मैंने बताया था ना, विचार करना। मिडिल क्लास के लोग इस पे विचार करने लगे कि किसी भी व्यक्ति को बर्थ के बेस पे डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए, प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। प्रिविलेज मिलना चाहिए, लेकिन किस बेस पे मिलना चाहिए? ऑन देयर मेरिट, उसकी क्वालिटी पे, उसके क्वालिटी पे उसे कोई भी डिस्काउंट मिलना चाहिए। ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज, दीज आइडिया, और इन्होंने एक आइडिया इंक्रीज किया कि जो सोसाइटी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? वो फ्रीडम और इक्वलिटी पे बेस होना चाहिए, जिससे सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सके। वे आर पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसफर सच एज जॉन लॉक, जेन जैकब रूसो। और इस आइडिया को कुछ जो फिलासफर थे, मतलब कुछ जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने इसको क्या किया, लोगों के सामने पेश किया। किसके थ्रू? उन्होंने कुछ बुक लिखे और उसने बुक में ये इमेजिनेशन किया कि जो सोसाइटी होनी चाहिए वो फ्रीडम और इक्वलिटी पे बेस होनी चाहिए। तो आइए उन बुक्स के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। इन हिज टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट, लॉक साउट टू रिफ्यूज द डॉक्ट्राइन्स ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। ये कह रहा है कि एक बुक लिखा जॉन लॉक ने जिसका नाम था टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट, और उसने इसमें आवाज़ उठाया क्या कि जो किंग है वो उसके पास डिवाइन पावर नहीं है। डिवाइन पावर आप समझ रहे हैं, मतलब गिवन बाय गॉड, हम बोल सकते हैं दैविक, मतलब राजा के पास कोई दैविक पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड द proposing a form of government based on social contract between the people and the representative। लॉक ने कहा कि राजा को जो निरंकुश अधिकार मिले हुए, दैविक अधिकार मिले हैं, वो नहीं होना चाहिए। उनके बुक का नाम क्या था? अभी मैंने बताया, उनके बुक का नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा बुक लिखा रूसो ने। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड proposing a form of government based on social contract between the government and people। रूसो ने कहा कि ऐसी सरकार होनी चाहिए, वो किस पे बेस होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट पे बेस होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप समझते होंगे एग्रीमेंट। ऐसी सरकार होनी चाहिए जो किस पे बेस हो? एग्रीमेंट पे, लोग एग्री हो कि हाँ ये हमारे राजा हैं, ऐसी एक सरकार होनी चाहिए। इन द स्पिरिट ऑफ लॉ, मोंटेस्क्यू प्रोस्पोरस डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीसरा किताब किसने लिखा? मोंटेस्क्यू ने, और मोंटेस्क्यू के किताब का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है। तो मोंटेस्क्यू ने अपने बुक स्पिरिट ऑफ लॉ में लिखा कि जो गवर्नमेंट का पावर है उसका क्या होना चाहिए? डिवीजन होना चाहिए। किसमें? लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। जो हम आज देख रहे हैं ना, लेजिस्लेटिव क्या होता है? लॉ मेकिंग बॉडी, कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? उन कानून को इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है। जुडिशरी क्या करता है? वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। तो ये सबसे पहले इमेजिनेशन किसने किया था? मोंटेस्क्यू ने। किसमें? अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉ किसने लिखा था? मोंटेस्क्यू ने लिखा था। और टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा था? जॉन लॉक ने, ठीक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा था? जैन जैकब रूसो ने, ठीक है। तो ये बुक्स क्या होने लगे? पब्लिश होने लगे।
दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इन फोर्स इन यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, जब कह रहा कि जब ब्रिटेन के जो 13 कॉलोनीज थे जब वो फ्री हुए तो इसी प्रकार के मॉडल की वहाँ सरकार बनाई गई थी। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटीज ऑफ इंडिविजुअल राइट वाज द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। कह रहे कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना और सभी लोगों को राइट्स दिए गए, और वो किसके द्वारा, वो किससे इंस्पायर थे, मतलब उन्होंने, अमेरिका ने सीख कहाँ से लिया था, इस पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा। फ्रांस के जो थिंकर्स थे, रूसो हो गए या मोंटेस्क्यू हो गए या जॉन लॉक हो गए, तो इनके आइडियाज़ को उन्होंने कॉपी करके अमेरिका में क्या किया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था। द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर वेयर डिस्कस इंटेंसिवली इन द सैलून एंड कॉफ़ी हाउसेस एंड स्प्रेड अमंग द पीपल थ्रू द बुक्स एंड न्यूज़पेपर। ये करके इनकी जो आइडिया थी कि गवर्नमेंट जो होना चाहिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस होना चाहिए, गवर्नमेंट के पावर होते चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। तो ये जो इन्होंने आइडिया निकाला, ये इनका जो थॉट्स था वो बुक्स के थ्रू क्या होने लगा, या न्यूज़पेपर के थ्रू इंटेंसिवली लोगों में क्या होने लगा, डिस्कस किया जाने लगा। मतलब जहाँ लोग सैलून होता था या कॉफ़ी हाउस होता था या पब्लिक गैदरिंग होती थी, लोग जहाँ पे इकट्ठा होते थे वहाँ चर्चा होने लगी। दीज वेयर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप फॉर द बेनिफिट दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। कह रहे कि जो लोग पढ़ नहीं सकते थे या लिख नहीं सकते थे, उन्हें भी इन बुक्स को क्या किया जाता था, लाउडली पढ़ के सुनाया जाता था। द न्यूज़ दैट Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges। और तभी एक न्यूज़ फैल गया क्या कि लुई 16 प्लान कर रहे हैं कि जो टैक्स है उसे और भी इंक्रीज किया जाएगा, और इसके लिए लोगों के अंदर गुस्सा भरने लगा और लोग क्या करने लगे, जो स्पेशल प्रिविलेज थे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, कि किस प्रकार से फ्रांस का जो रेवोल्यूशन था वो शुरू हुआ। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। लुई 16 हैड इंक्रीज टैक्स फॉर रीजन यू हैव लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन। पीछे हमने देखा था कि क्या रीजन था कि लुई 16 क्या करना चाहते थे, टैक्स को इंक्रीज करना चाहते थे। पहला क्या था कि जब वो गद्दी पे बैठे तो उनका जो ट्रेजरी था वो खाली था, मेन यही समझिए। हाउ डू थिंक ही कुड हैव द गॉन ड्यूरिंग दिस। लेकर के अब सोचने वाली बात है कि टैक्स को वो इंक्रीज कैसे करते। इन फ्रांस द ओल्ड रिजाइम एंड मोनार्च डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्स अकॉर्डिंग हिज विल एलोन। करेक्ट, जो ओल्ड रिजाइम था 18th सेंचुरी के पहले के जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, वहाँ जो स्टेट्स का सिस्टम था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, वहाँ जो किंग था, एलोन मीन्स अकेले, वो अकेले कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता था। रेदर ही हैड टू कॉल मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल विच वुड देन पास द प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। अगर कोई भी उन्हें न्यू टैक्स को इम्पोज करना होता तो उन्हें क्या करना पड़ता था, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी, और स्टेट जनरल में वही फर्स्ट स्टेट, थर्ड स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट के लोग भाग लेते थे। ठीक है, द स्टेट जनरल वाज पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। स्टेट जनरल क्या था, जैसे हमारे वहाँ पार्लियामेंट है, ठीक है, तो फ्रांस के पार्लियामेंट को पहले स्टेट जनरल कहा जाता था। तो कोई भी जब डिसीजन लेना होता था तो फर्स्ट स्टेट के, सेकेंड स्टेट के, थर्ड स्टेट के, तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ बुलाया जाता था और बैठ के डिसीजन होता था। हाउ एवर द मोनार्च एलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614। कह रहे कि राजा ने डिसाइड किया कि क्या करेंगे, हम स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाएंगे। और लास्ट टाइम स्टेट जनरल की मीटिंग कब बुलाई गई थी, 1614 में। बहुत एक लंबा समय हो गया था, कोई भी मीटिंग नहीं हुई थी।
और राजन ने डिसाइड किया क्या करेंगे, हम स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाएंगे। ठीक है। ऑन 5 May 1789 Louis XVI called together an assembly of state general to pass the proposal for new taxes। कह रहा 5 मई 1789 को लुई 16 ने क्या किया, असेंबली की मीटिंग बुलाई, किसके लिए, टू पास प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस, नए जो टैक्स लगाने थे उसके प्रपोजल को पास करने के लिए। ए रिस्प्लेंडेंट हॉल इन द वर्साई वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डिग्लेक्टेड, डिग्लेक्टेड मीन्स होता है रिप्रेजेंटेटिव, करके वहाँ रिप्रेजेंटेटिव को होस्ट करने के लिए जो हॉल था वहाँ पे मीटिंग बुलाई गई। ठीक है। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच, कह रहा है कि फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, सेकेंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, who were seated in row facing each other on two sides, उनके लिए क्या दिया गया, सीट दिया गया, मतलब उनके बैठने के लिए वहाँ व्यवस्था किया गया था। while the 600 member of third state had to stand at back, थर्ड स्टेट के 600 मेंबर गए थे, फर्स्ट स्टेट के 300, सेकेंड स्टेट के 300 और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स गए थे। उन्हें क्या कर दिया गया, इनके बैक मतलब जहां वो कुर्सियों पे बैठे थे, कुर्सियों के पीछे इन्हें खड़ा करने के लिए जगह दे दिया गया। द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रोस्पेरियस एंड एजुकेटेड मेंबर, कह रहे कि थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वो सेलेक्टेड लोग थे, जैसे उसमें एजुकेटेड थे और रिच पीपुल थे। पीसेंट उन्हीं को केवल परमिशन दिया गया, मतलब कि जब ये मीटिंग बुलाई 600 रिप्रेजेंटेटिव गए, ठीक है, तो उसमें केवल रिच पीपुल को और एजुकेटेड पीपुल को अलाउ किया गया। पीसेंट आर्टिसंस वुमेन वेयर डेनिड एंट्री टू द असेंबली, डेनिड मीन्स क्या होता है, नॉट अलाउ, कह रहे कि जो किसान थे या जो महिलाएं थी उन्हें वहाँ पे अलाउ नहीं था, या आर्टिसंस थे जो कारीगर थे उन्हें भी वहाँ जाना अलाउ नहीं था। The third state represented by its more prosperous educated member, peasant, artisans, women denied entry in the assembly, किसानों को, आर्टिसंस को, महिलाओं को उस मीटिंग में जाने की परमिशन नहीं दी गई। However, their grievance and demand were listed in some 40,000 letter, कह रहे कि उनके जो ग्रीवेंस थे, ग्रीवेंस मीन्स होता है प्रॉब्लम्स, जो थर्ड स्टेट्स के लोगों के प्रॉब्लम थे वो अपने साथ क्या करके ले गए थे, लगभग 40,000 लेटर्स लेके गए थे अपनी प्रॉब्लम्स को राजा को बताने के लिए। वोटिंग इन स्टेट जनरल इन द पास्ट वाज बिकेम कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट, ये कह रहे कि और ये जो वोटिंग होती थी थर्ड स्टेट में उसका रूल क्या था, ईच स्टेट वन वोट, मतलब फर्स्ट स्टेट में चाहे कितने भी मेंबर हो लेकिन फर्स्ट स्टेट काउंट किया जाएगा एक वोट, सेकेंड स्टेट एक वोट और थर्ड स्टेट एक वोट। इससे हमेशा नुकसान किसका होता था, थर्ड स्टेट के लोगों का। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी प्रपोजल होता था, कोई भी चेंजेस ऑफ लॉ होता था, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग मिलके मेजोरिटी हो जाते थे, दो हो जाते थे और थर्ड स्टेट अकेले रह जाता था, जिससे कोई चेंजेस नहीं हो पाते थे। ठीक है, दिस टाइम टू लुई 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस, कह रहे इस समय लुई 16 ने भी सेम ट्रेडिशन को फॉलो करने का अनाउंस किया। बट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ इन कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों ने इसका अपोज किया, उन्होंने कहा नहीं, अब पुराने रिजाइम के जैसे जो था वोटिंग था वो नहीं होगा, अब ईच मेंबर वन वोट के सिस्टम से होगा कि प्रत्येक जो मेंबर है हमारे स्टेट जनरल के उनका एक वोट होगा। ठीक है, दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसोफर लाइक रूसो इन द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो आइडिया था वो कहाँ से आया था, रूसो के बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थे, उसने आइडिया दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट होना चाहिए। व्हेन द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली, कह रहा है कि जब लुई 16 ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि नहीं
ओल्ड रिजाइम से ही वोट होगा, मतलब फर्स्ट स्टेट का एक वोट होगा, सेकंड स्टेट का एक वोट होगा और थर्ड स्टेट का एक वोट होगा। तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने क्या किया, दे वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट, उन्होंने उस मीटिंग को छोड़ दिया, सभी लोग वॉकआउट कर गए, सभी लोग उस मीटिंग को छोड़ के बाहर निकल गए और प्रोटेस्ट करने लगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोकमैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। कह रहा थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या देखा, स्पोक पर्सन मीन्स होता है प्रवक्ता, वो ये मानते थे कि हम क्या है, हम फ्रांस के स्पीकिंग पर्सन हैं, ठीक है। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ द इंडोर टेनिस कोर्ट ऑफ द ग्राउंड ऑफ वर्साई। कह रहे कि 20 जून को सभी जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो वर्साई के टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए, ठीक है। They declared themselves a national assembly and swore not disperse till they have drafted a constitution of the France that would limit the power of monarchs। ये सभी लोग इकट्ठा हुए 20 जून को और उन्होंने डिसाइड किया क्या करेंगे कि हम खुद एक नेशनल असेंबली फॉर्म करेंगे। इन्होंने स्वोर मीन्स होता है भाई प्लीज, इन्होंने प्लीज लिया क्या कि एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करेंगे कि जो राजा के पावर्स को क्या करे, रिड्यूस करे, कम करे। दे वेयर लेड बाय मिराबे एंड आबेसिए। और थर्ड स्टेट का जो ये प्रोटेस्ट हो रहा था उसके लीडर कौन थे, मिराबे एंड आबेसिए। तो अब जानते हैं मिराबे आबेसिए कौन थे। मिराबे वाज बोर्न इन नोबल फैमिली बट वाज कन्विक्टेड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी फ्यूडल प्रिविलेज। कह रहे कि जो मिराबे था वो क्या था, वो एक नोबल था, मतलब वो रिच फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है। बट वो एग्री नहीं था, जो अनइक्वल राइट्स लोगों को दिए गए थे या जो विशेष अधिकार लोगों को दिए गए थे वो उससे एग्री नहीं था, ठीक है। ही ब्रॉट आउट द जनरल एंड डिलीवर पावरफुल स्पीच टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्साई। कह रहे वर्साई में जो भीड़ इकट्ठा हुई वहाँ पर उसने पावरफुल स्पीच दिया और उसने जर्नल भी निकाला। जर्नल मीन्स तो जानते होंगे आप लोग, जर्नल मीन्स होता है हम बोल सकते हैं कि मतलब उसने एक बुक, पत्रिका बोल सकते हैं, मैगजीन, उसने एक मैगजीन निकाला और भीड़ के सामने एक जोरदार भाषण दिया, ठीक है। ही ब्रॉट आउट द जर्नल्स, उसने एक जर्नल निकाला, उसने एक मैगजीन निकाला और भीड़ के सामने जो भीड़ इकट्ठा हुए थे बहुत पावरफुल उसने स्पीच दिया। ऑबेसिए ओरिजिनली प्रिस्ट, ऑबेसिए कौन था, ऑबेसिया एक प्रिस्ट था, प्रिस्ट माने होता है पादरी, जो चर्च में पुजारी होते थे। रोट एन इन्फ्लुएंशियल पंपलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट, उसने एक पंपलेट निकाला, पंपलेट आप जानते होंगे हिंदी में बोलते हैं प्रचार पुस्तिका। उसने एक प्रचार के लिए एक पेपर बनाया और उसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ठीक है। वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्साइल ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे कि जब ये नेशनल असेंबली थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने में बिजी थी, द रेस्ट फ्रांस सीसेड विथ टर्मोनाइल, इधर लोग संविधान बना रहे थे और वहाँ पे पूरा फ्रांस क्या कर रहा था, वहाँ रिवोल्यूशन की तैयारी चल रही थी, फ्रांस के लोग प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे थे। इधर नेशनल असेंबली क्या कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर रही थी। और टर्मोनाइल मीन्स क्या होता है, टर्माइल मीन्स वही इजी भाषा में हम बोल सकते हैं कि रिवोल्यूशन, और पूरे फ्रांस में हलचल हो रही थी, ठीक है। ऑब्टेन द ए सेवर विंटर हैड मेंट ए बैड हार्वेस्ट, द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, ऑब्टेन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डर्ड द सप्लाई। ये कह रहा है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और ठंड के वजह से हार्वेस्ट अच्छा नहीं था। रिजल्ट क्या हो रहा था, ब्रेड का प्राइस इंक्रीज होता जा रहा था और जो बेकर्स थे वो क्या कर लेते थे, दे होर्डर मतलब जो सप्लाई थी फूड ग्रेन्स की, मतलब जो ब्रेड की सप्लाई थी उन्हें वो स्टोर कर लेते थे, ठीक है, और हाई प्राइस पे उसको बेचने का काम करते
थे। आफ्टर स्प्रेडिंग हावर्स इन लॉन्ग क्विक ए बेकरी क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टोर्म इनटू द शॉप। करके बहुत देर तक महिलाओं का कुछ भीड़ था, वो क्या कर रहा था, ब्रेड के लिए लाइन में लगा हुआ था। घंटों उन्होंने इंतजार किया, लेकिन जब उन्हें ब्रेड नहीं मिला तो उन्होंने क्या कर दिया, अटैक ऑन द बेकरी शॉप, रोटी के दुकान पे ही उन्हें हमला कर दिया। ठीक है। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप टू मूव इन द पेरिस। उसी समय क्या किया था, राजा ने पेरिस में अपने सेना को क्या किया था, ऑर्डर किया था जाने के लिए। द एजुकेटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डेस्ट्रॉयड वर्साइल। अभी वर्साइल वाला आपको समझ में आ रहा था कि पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा था ब्रेड के लिए, और ब्रेड के लिए लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। राजा ने ऑर्डर दिया था कब, 14 जुलाई 1789 को, और वही जो गुस्साई भीड़ थी उसने वर्साई के फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। इन द कंट्री साइड rumor is spread from the village to village that the Lord of Manor had hired the Bang brigades who were on the way to destroy the ripe crops। ये कह रहा है कि इधर पूरे देश में क्या हो गया, यह र्यूमर फैल गया। र्यूमर क्या फैल गया कि जो रिच पीपुल है उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने बुला रखा है लुटेरों को, कि जो रिच पीपुल है उन्होंने किसको हायर किया है। मैनर मीन्स होता है लैंड लॉर्ड, यहाँ मीनिंग दिया है जो बड़े बड़े ज़मीन के मालिक होते हैं। ठीक है, जमींदार भी बोल सकते हैं कि र्यूमर फैल गया कि जो भी जमींदार है, बड़े बड़े ज़मीन के मालिक है, वो क्या कर रखे हैं, उन्होंने ब्रिगेड मीन्स होता है डाकू, उन्होंने डाकुओं को बुला के रखा है। किसके लिए, टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, कि जो राइप क्रॉप्स है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। Catch in frenzy of fear peasant in the several districts seized the hoe and pitchfork to attack the Chantescu। ये कह रहा है कि जो भी लोग थे जिन्होंने भी ये मैसेज सुना था वो क्या इकट्ठा करने लगे, वो अपने साथ कुदाल तो आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, कुदाल और जो भी उनके पास हथियार थे वो इकट्ठा करने लगे। किसके लिए, चैंटेस्क्यू मीन्स होता है फोर्ट, किलों पे हमला करने के लिए। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन एंड बर्न डाउन द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ मैनोरियल ड्यूज। मैनोरियल ड्यूज क्या होता है, जो ड्यूज मतलब जो लोग उधार लेते हैं अपने चीज़ों को गिरवी रख के। ठीक है, तो ये गुस्साए भीड़ ने क्या किया, हमला कर दिया किलों पे, मतलब जो जमींदार थे उनके घरों पे, उनके घरों से जो भी अनाज थे उन्हें लूट लिया, और जो पुराने रिकॉर्ड थे उसे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। ए लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लीड फ्रॉम देयर होम्स, मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग नेबरिंग कंट्री। बहुत सारे जो नोबल्स थे, माने जो लैंडलॉर्ड्स थे, रिच पीपुल थे, वो फ्रांस को छोड़ के अपने पड़ोसी रीजन में चले गए थे। फेस विद द पावर ऑफ रिवोल्टिंग subject to Louis XVI finally accorded recognition of National Assembly and accepted the principle that is the power would from now be checked by the Constitution। करे कि जब लुइस 16 ने देखा कि इतने दंगे होने लगे तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो अब जो स्टेट जनरल है उसका चेंज करके नाम रख, लोगों ने जो बनाया था स्टेट जनरल, पुराने ट्रेडिशन का कि चेंज कर दिया जाए, उसने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर दिया। और राजा ने कहा कि चलो आप जो भी रूल बनाओगे उसे मैं एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास ए डिक्री एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम एंड एबोलाइजेशन ऑफ टैक्स। कह रहे कि 4 अगस्त 1789 को डिक्री मीन्स होता है ला, एक कानून पास किया गया जिसके थ्रू फ्यूडल सिस्टम को और जो भी टैक्सेस थे उन्हें एबॉलिश कर दिया गया। मेंबर ऑफ द क्लेर्जी टू वे आर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज। जो क्लेर्जी मतलब सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे, उनके ऊपर भी प्रेशर बनाया गया कि उनके भी प्रिविलेज उनसे छीन लिए गए। टाइथ्स वेयर एबॉलिश, टाइथ जो था, जो चर्च कलेक्ट करती थी, उसे एबॉलिश कर दिया गया। लैंड ऑनर्ड बाय द चर्च वेयर कॉन्सोफिकेटेड, और जो लैंड पीस जिस पे चर्च का कब्जा था उसे क्या कर दिया गया, उसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, लोगों के में बांट दिया गया।
एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर एसेट वर्थ लिस्ट 2 बिलियन लिब्रे। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी, मतलब जो नेशनल असेंबली फ्रांस में थी, उसके पास लगभग 2 अरब लिब्रे की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन कि किस प्रकार से रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। ठीक है, तो अभी हम फिर से इसको हम आपको शॉर्ट में समझाते हैं, बाकी आपको नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जल्दी जल्दी हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे हमने देखा कि पहला एक सिचुएशन आया जिसको हम 1715 टू 1789 तक पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ। रिजल्ट क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट की पेस, प्रोडक्शन उसके बराबर नहीं रहा। वर्कशॉप ओनर फिक्स देयर वेजेज, जो मजदूरी करते थे उनकी मजदूरी फिक्स थी, वह इंक्रीज नहीं हुई। और इंक्रीज नहीं हुई तो रिजल्ट क्या हुआ कि गरीब और गरीब होते गए, अमीर और अमीर होते गए। इस सिचुएशन को हम सब्सटेंस क्राइसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर हमने आगे देखा ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास क्या था, 18th सेंचुरी विटनेस टू इमरजेंस ए न्यू सोशल ग्रुप। कह रहे कि 18th सेंचुरी में एक नया सोशल ग्रुप का इमर्ज हुआ जिसे हम मिडिल क्लास के नाम से जानते थे। इसमें मेनली मैन्युफैक्चरर्स थे, मर्चेंट्स थे, लायर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे। ठीक है, ऑल देयर वेयर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाई बर्थ। और ये जो मिडिल क्लास इमर्ज हुआ उसमें सभी लोग एजुकेटेड थे और ये मानते थे कि किसी को भी बाय बर्थ कोई डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए। उसी से मैं कुछ हमारे जो स्कॉलर थे जैसे मॉन्टेस्क्यू, रूसो और जॉन लॉक, इन्होंने क्या किया, बुक पब्लिश किया और उस बुक के माध्यम से लोगों को अवेयर किया। जैसे मॉन्टेस्क्यू ने लिखा द स्पिरिट ऑफ लॉ, रूसो ने लिखा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जॉन लॉक ने लिखा द 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, और इन्होंने लोगों को अवेयर करने का काम किया। आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वल लॉ अपॉर्चुनिटीज टुक फॉरवर्ड बाय फिलासफर, मतलब इन फिलासफर्स ने किसके आइडिया को फॉरवर्ड किया, इक्वल लॉ, ठीक है, एंड फ्रीडम। लॉक साउट टू द रिड्यूस द पावर ऑफ मोनार्च। जॉन लॉक के बुक में मेन थीम यही था कि जो राजा है उसके पावर्स को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। रूसो कैरिड द आइडिया एंड द प्रोपोजिंग द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो ने कहा कि जो भी गवर्नमेंट होना चाहिए वो लोगों के एग्रीमेंट पे बेस होना चाहिए, लोगों के सहमति से सरकार बननी चाहिए। मॉन्टेस्क्यू प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर। मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला था कि जो गवर्नमेंट की पावर है वो क्या होनी चाहिए, वो डिवाइड होनी चाहिए, किस में, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशरी में। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। इसका रिजल्ट हुआ कि वहाँ पे फ्रांस में रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। ठीक है, राजा के बारे में फिर से हमने पढ़ा कि राजा ने क्या किया कि स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। ठीक है, लगभग 175 सालों बाद राजा ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। वहाँ पे लगभग थर्ड स्टेट के 600 मेंबर गए, थर्ड स्टेट के 600 मेंबर गए, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के 300 मेंबर्स गए। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मेंबर्स के लिए वहाँ सीट की व्यवस्था की गई थी, थर्ड स्टेट के लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। वो लोग कुर्सियों के पीछे खड़े थे। राजा ने बोला कि जो वोटिंग होगा वो ओल्ड रिजाइम, पुराना जो ट्रेडिशन है उसी के हिसाब से वोटिंग होगा। ठीक है, लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि नहीं, अभी ऐसे वोटिंग नहीं होगा, अभी क्या होगा कि ईच मेंबर है 1 वोट, एक आदमी को 1 वोट दिया जाएगा। राजा ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। रिजल्ट क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने वॉक आउट कर दिया। जो राजा की मीटिंग हो रही थी वहाँ से लोग वॉक आउट कर गए और प्रोटेस्ट करने लगे। फिर क्या हुआ, 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में उन्होंने ओथ लिया कि हम क्या करेंगे, वी आर द स्पोक पर्सन ऑफ फ्रांस, हम अपने फ्रांस के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे और इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और उन्होंने खुद को क्या अनाउंस किया, उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली बोला कि अब हम पार्लियामेंट है। ठीक है, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉर्म करेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि बैड हार्वेस्ट,
फिर हमने देखा कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ, नेशनल असेंबली फॉर्म हुई, मिराबे और आबेसिये का उसमें बहुत ही ज़्यादा रोल था। मिराबे कौन थे? एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे और वो फ्यूडल सिस्टम को अपोज करते थे। ठीक है। आबेसिये क्या थे? वो एक प्रिस्ट थे। ठीक है। उन्होंने एक पंपलेट निकाला था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। ठीक है। जब राजा ने देखा कि यह जो लोग हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं आने वाले हैं, तो राजा ने क्या कर दिया, उन्होंने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया। बोला कि आप लोग जैसा बनाओगे रूल उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है। इसके बाद 4 अगस्त 1789 को एक लॉ पास किया गया जिसके थ्रू जो प्रिविलेज थे उसे हटा दिए गए, जो भी टैक्सेस एंड ड्यूज थे उसे समाप्त कर दिए गए, और जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के प्रिविलेज थे उसे रिमूव कर दिया गया। फिर नेशनल असेंबली ने क्या किया, जो भी लैंड पीस जो चर्च के कब्जे में था उसे एक्वायर करना शुरू कर दिया, उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट बनी उसके पास लगभग 2 मिलियन लेब्रे का इनकम हो गया। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, नहीं तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपके वीडियो में दिया गया है, आप पर्सनल हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेंच बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, कि किस प्रकार से जो फ्रांस था वहाँ मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सेटअप कर दिया गया। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमने डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे रखा है, उस नोट्स को क्या करें, अपनी एक नोटबुक बनाएं और उसमें लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी नोट्स देंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें देंगे। आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th के उनके साथ शेयर करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कि जिससे मेरा मनोबल बढ़ सके और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच।